नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में महाकुंभ ने करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसे दुनिया की लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग कंसिडर किया जाता है। सरकारी डेटा की माने तो 50 करोड़ से ज्यादा देशवासी यहां पर आए। करोड़ों लोग जिन्होंने गंगा में पवित्र स्नान करके अपनी अटूट आस्था को प्रकट किया। लेकिन क्या यहां सरकार ने सबकी आस्था के साथ धोखा किया है? मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है कि गंगा नदी की किस हद तक पूजा करी जाती है हिंदू धर्म में। गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, कितनी ही हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स इस नदी के किनारे बसी हैं। और इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज का नाम दिया गया है, जहां गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, वहीं 12 साल बाद महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज कराया गया। जिस गंगा में लोगों ने स्नान किया उसे करोड़ों हिंदू अपनी मां मानते हैं, प्यार से गंगा मैया कहते हैं। लेकिन इसी गंगा मैया के पानी को कितना प्रदूषित रखा है सरकार ने, और किस हद तक गई है सरकार इस सच को छिपाने के लिए, इस सच को दबाने के लिए, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये सुनने के बाद शायद आप भी कहेंगे कि ये सही मायनों में करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। गंगा नदी का पानी संगम में पीने लायक तो छोड़िए, डुबकी लगाने लायक भी सेफ नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं कह रही, और ना ही कोई फॉरेन फंडेड एनजीओ कह रहा है। ऐसा कहना है सरकार के ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, शॉर्ट में कहा जाए CPCB। ये एक एजेंसी है जो सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आती है। किसी पानी को पीना या पानी के अंदर जाना कितना सेफ है, इसे मेजर करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका है BOD, फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये एक नंबर है जो बताता है कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। अगर पानी के BOD लेवल्स बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब इस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि सीवेज, कचरा, फूड वेस्ट, डीकेइंग प्लांट मैटर ये बहुत ज्यादा है। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अगर ये ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी ज्यादा होगी और पानी में खुद ऑक्सीजन की कमी होगी। सीधे तौर पर कहा जाए तो जितनी ज्यादा कम BOD वैल्यू है उतना ही ज्यादा साफ पानी है। पीने के पानी में आइडियली BOD 0 मिलीग्राम्स पर लीटर होना चाहिए, लेकिन CPCB का कहना है कि अगर ये 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होगा तो भी पानी पीने लायक है, चलता है। नहाने के लिए BOD 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। लेकिन CPCB का डेटा बताता है कि 13 जनवरी 2025 को जब महाकुंभ शुरू हुआ तब संगम पर BOD लेवल 3.94 मिलीग्राम पर लीटर था। ऑलरेडी ज्यादा था ये 3 से। 16 जनवरी को संगम में BOD 5.09 मिलीग्राम पर लीटर था, यानी लिमिट से लगभग 2 गुना। 24 जनवरी को ये 4.08 मिलीग्राम पर लीटर और 19 5.29 मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरह CPCB ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दी गई अपनी रिपोर्ट में बताया कि महाकुंभ की सभी मॉनिटर्ड लोकेशंस पर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा था। यह दूसरा तरीका है पानी में गंदगी मेजर करने का। फीकल कॉलीफॉर्म एक तरह के बैक्टीरिया का टाइप है जो इंसानों और जानवरों की फीसीज में पाए जाते हैं। फीसीज का मतलब मल या शौच। जब लोग लैट्रिन करते हैं तो उसमें फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा हाई मात्रा मौजूद होती है, इसलिए एक अच्छा इंडिकेटर है वाटर क्वालिटी टेस्ट करने के लिए। 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा बनाई गई एक कमेटी ने कहा कि फीकल कॉलीफॉर्म का डिजायरेबल लेवल है 500 MPN पर 100 ml और मैक्सिमम लेवल है 2500 MPN पर 100 ml। MPN का मतलब है यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ये एक मेजर करने का तरीका है। MPN पर 100 ml की यहाँ यूनिट्स। तो नहाने लायक पानी के लिए किसी भी हालत में 2500 से ज्यादा फीकल कॉलीफॉर्म कंटेंट नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स और भी स्ट्रिक्ट हैं। उनका कहना है कि अगर पानी पीने लायक हो तो उसमें 0 MPN पर 100 ml का फीकल कॉलीफॉर्म होना चाहिए। आइडियली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ये बैक्टीरिया पानी में, लेकिन एट वर्स्ट नहाने लायक होने के लिए यहाँ हम 2500 की लिमिट मान लेते हैं। महाकुंभ में फीकल कॉलीफॉर्म कंटेंट कितना था, यहाँ CPCB की वेबसाइट देखिए जरा। 20 जनवरी को संगम में इसका लेवल 49,000 MPN पर 100 ml पाया गया। यमुना नदी का पानी संगम से जस्ट पहले 33,000 MPN पर 100 ml पाया गया। 4 फरवरी को गंगा नदी शास्त्री पुल पर 11,000 MPN, संगम पर 7,900 MPN। सरकारी वेबसाइट है, मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, खुद जाकर डेटा को देख सकते हैं। ये डेटा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होकर वेरी कर रहा है। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि सरकार ने महाकुंभ के दौरान कई बार फ्रेश वाटर रिलीज किया ताकि पॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जा सके। गंगा नदी को साफ नहीं किया, टेम्परेरली गंदगी को छिपाने के लिए, उसे डाइल्यूट करने के लिए साफ पानी डाला गया नदी।
इन आर्टिकल्स को देखिए, जो सीवेज ड्रेन्स नदी में बह रही हैं, असल में वहां से ये फीकल कॉलीफॉर्म आ रहा है। जैसे कि जोंधवाल ड्रेन, जिसमें फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा 92 लाख MPN पर 100 ml थी। इसी तरह राजापुर ड्रेन और सलोरी ड्रेन में इसकी मात्रा 34 लाख MPN से ज्यादा थी। CPCB ने सीधे तौर पर कहा कि जितनी भी जगहों पर मॉनिटरिंग हुई, उन सभी जगहों पर नदी का पानी नहाने लायक नहीं था। अब यहाँ पर एक और सरकारी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट है, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई एक बॉडी है जिसको इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट से रिलेटेड मामले सुनने और सॉल्व करने की पावर है। NGT ने उत्तर प्रदेश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पूछा कि क्या ये पानी सेफ है, तो उसने जवाब दिया कि एक पुल को छोड़कर बाकी सब जगह पर गंगा और यमुना का पानी नहाने लायक है। जब NGT ने इसका सबूत मांगा तो रिपोर्ट के तौर पर पुराने वाटर सैंपल्स की रिपोर्ट पकड़ा दी गई उन्हें। ये सैंपल्स महाकुंभ शुरू होने से पहले 12 जनवरी के थे। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 250 पेज की रिपोर्ट में कहीं भी फीकल कॉलीफॉर्म पर कोई जानकारी नहीं थी। 20 फरवरी को NGT ने इस बात पर यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फटकार भी लगाई और पूछा कि अगर ये नया डेटा ही नहीं है तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट फिर क्यों फाइल किया। इस बात पर यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि हमारे पास रीसेंट वाटर सैंपल्स भी हैं और जल्द ही इन पर बेस्ड रिपोर्ट भी देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, पहले क्यों नहीं दी रिपोर्ट? किस आधार पर इन्होंने कहा कि गंगा का पानी नहाने लायक है? यूपी के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर दोस्तों गंगा की वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए अनसाइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल करके गलत रिपोर्ट्स देने का भी आरोप लगा है। सेम जगह से जहां से इन्होंने सैंपल्स लिए थे, इनके बाद IIT वाराणसी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी सैंपल्स लिए और रिजल्ट्स में अंतर देखने को मिला। इसी चीज को लेकर 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन पर सवाल भी उठाए थे। आपको यह समझना होगा कि यह कोई मजाक की बात नहीं है। इतने पोल्यूटेड पानी में नहाने से स्किन डिजीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस और बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्पेसिफिकली अगर फीकल कॉलीफॉर्म कंटेंट ज्यादा होता है पानी में तो इस पानी से आपको कोलेरा, हैजा हिंदी में जिसे कहा जाता है, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। 2022 की CPCB की रिपोर्ट के अनुसार तो इंडिया में जितने भी वाटरबॉर्न डिजीजेस हो रहे हैं, 70% बीमारियों के पीछे कारण सिर्फ नदियों का ये वाटर पोल्यूशन है। महाकुंभ के बाद भी ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के एक सीनियर कंसल्टेंट ने ANI को बताया कि कुंभ से लौट रहे लोगों में मेडिकल प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। लूज मोशंस और वॉमिटिंग जैसी कई दिक्कतों के साथ लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं। उन्हें ऐसा बुखार भी आ रहा है जिसका ओरिजिन नहीं पता। डॉक्टर ने कहा कि कुंभ से लौटे लोगों में सांस से रिलेटेड दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। अब ये सब सुनकर कुछ लोगों का रिएक्शन होता है कि लेकिन हम भी तो गए थे कुंभ में, हमने भी डुबकी लगाई, हमने पानी पिया, हमें तो कुछ हुआ नहीं, हम तो हेल्दी और फिट हैं। ये वही बात हो गई कि भाई मेरे दादा नाना तो रोज सिगरेट पिया करते थे लेकिन वो तो 100 साल की उम्र तक जिए, इसका मतलब सिगरेट पीना हानिकारक नहीं है। जो फैक्ट्स हैं उन्हें आइसोलेटेड केसेस के आधार पर गलत साबित नहीं किया जा सकता। ये सरकार के लिए बहुत शर्म वाली बात है कि उन्होंने करोड़ों लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बनाया, लोगों के साथ झूठ कहा कि ये पानी पीने लायक है, पानी नहाने लायक है। 2014 में बड़े भावुक होकर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 10 साल हो गए सरकार को नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए। 33,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए थे गंगा की सफाई करने के लिए 2023 तक। 2024 तक ये नंबर 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। लेकिन क्या रिजल्ट निकला उसका? अगर ये पानी नहाने लायक तक नहीं है तो क्या कोई सफाई हुई भी है यहाँ पर? ये पैसा सिर्फ करप्शन में तो नहीं उड़ा दिया गया? और सफाई करना तो बहुत दूर की बात है, सफाई नहीं हुई तो कोई भी समझदार पॉलिटिशियन कहेगा कि माफ करना मैं साफ नहीं कर पाया। लेकिन इस सरकार की बेशर्मी इतनी ज्यादा है कि ये मानने को ही तैयार नहीं है कि गंगा नदी प्रदूषित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि संगम का पानी पीने और नहाने दोनों के लिए ठीक है। संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। इन्होंने इस फीकल बैक्टीरिया होने की बात को नजरअंदाज कर दिया। इन्होंने कहा कि यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रेगुलरली पानी की क्वालिटी चेक कर रहा है और 20 फरवरी को BOD लेवल्स 3 से कम थे। उत्तर प्रदेश जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आज की जो उनकी रिपोर्ट है कि संगम और उसके आगे पीछे जो BOD है वो 3 या उससे कम है। लेकिन 20 फरवरी को ही NGT ने यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पुराना डेटा देने पर फटकार लगाई थी। और जब सरकार यहां पर मुंह दिखाने लायक नहीं बची तो इन्होंने इससे बदतर एक और चीज कर दी। एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं ये, जिसमें कहते हैं कि साइंटिस्ट डॉक्टर अजय सोनकर की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार संगम समेत 5 घाटों के पानी का टेस्ट करके एक रिसर्च की गई है जिसमें सामने आया है कि सारे पानी में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि गंगा के पानी की सेल्फ प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज हैं। गंगा में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो नेचुरली पानी को साफ करते रहते हैं।
बैक्टीरियोफेजेस असल में नेचुरल वायरसेस होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। ये बात सच है। 2021 के द हिंदू में छपे इस आर्टिकल को देखिए। इसके हिसाब से एक रिसर्च की गई थी, असेसमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी एंड सेडिमेंट टू अंडरस्टैंड स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर गंगा। और इस रिसर्च में गंगा के पानी में 1100 तरह के बैक्टीरियोफेज होने की बात की गई। ये बात भी कुछ हद तक सच है कि गंगा के पानी में सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि 2020 की ये रिसर्च बताती है। लेकिन इसी के साथ ये रिसर्च ये भी कहती है कि पोल्यूशन लोड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब गंगा की सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज प्रदूषण के सामने काम नहीं कर पा रही। वो सफिशिएंट नहीं है पोल्यूशन लोड को संभालने के लिए। अजय सोनकर की सो कॉल्ड रिसर्च के बारे में इस चीज का क्या कहना है? कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये रिसर्च आपको कहीं मिलेगी नहीं। जितनी भी न्यूज रिपोर्ट्स इसके बारे में पब्लिश हुई हैं, उनमें से किसी में भी नहीं लिखा कि ये रिसर्च कहां पब्लिश हुई है, इसके आंकड़े क्या है। ना ही किसी जर्नल में अजय सोनकर की सो कॉल्ड रिसर्च का मेंशन दिखता है। 2023 में IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल केमिकल इंजीनियरिंग में एक पेपर पब्लिश किया था, जिसके लिए इन्होंने गोमुख से लेकर अलग अलग जगहों से गंगा के पानी के 16 सैंपल्स लिए और इन्होंने पाया कि इस पानी में बीमारी फैलने वाले काफी बैक्टीरिया हैं। अगर बैक्टीरियोफेजेस बड़े नंबर्स में प्रेजेंट भी हैं, तो भी वो हार्मफुल माइक्रोब्स को पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सवाल उठता है, सरकार की यहाँ पर बेइज्जती हो रही थी, तो क्या सरकार ने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ये अजय सोनकर वाली सो कॉल्ड रिसर्च को मीडिया में परोस दिया? क्या ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का एक और तरीका है? क्रोनोलॉजी देखिए यहाँ पर। एनजीटी की फटकार लगते ही तुरंत बाद 20 फरवरी को अजय सोनकर ने ये रिसर्च के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कहाँ छपी है। 21 फरवरी को अगले ही दिन यूपी गवर्नमेंट ने इस रिसर्च की एक प्रेस रिलीज भी बना दी और 22 फरवरी को बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालविया ने इसे कोट करके ट्वीट भी कर दिया। 2 दिन के अंदर अंदर ये सो कॉल्ड रिसर्च व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर हर जगह फैला दी गई। असलियत में एक साइंटिफिक रिसर्च को पब्लिश होने में 3 से 6 महीने का समय लगता है, क्योंकि उसे पीयर रिव्यू किया जाता है, यानी कि कोई और साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट के काम को चेक करता है देखने के लिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। अजीब बात तो यह है कि सरकार खुद की एजेंसीज के दिए हुए डेटा को मना करके किसी साइंटिस्ट की अनजान रिसर्च को मीडिया में परोस रही है। और सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर अपने आप ही बैक्टीरियोफेजिस से गंगा का पानी साफ हो जाता है, तो मोदी सरकार ने यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे पर क्यों खर्च किए? सच बात तो यह है कि सरकार पूरी तरीके से अपने काम में असफल रही है और अपनी नाकामी छिपाने के बहाने ढूंढ रही है। जनवरी 2023 में CPCB के डेटा में सामने आया था कि गंगा में 70% जगहों पर फीकल कोलिफॉर्म का लेवल मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा था। फैक्ट्री से निकलने वाली सीवेज और गंदे नाले गंगा में बह रहे हैं। गंगा को साफ करने की डेडलाइन बार बार बदलती रही है। पहले 2020 तक कहा था गंगा साफ करेंगे, नहीं हुई। फिर कहा 2022 तक, नहीं हुई। अब टारगेट रखा है 2026 तक, और मेरी मान लो, लिख कर ले लो, 2026 तक भी गंगा साफ नहीं होने वाली है। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले मानना जरूरी है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ये सरकार मानने को ही तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम है। 40 से 50 करोड़ के बीच में लोगों को वहाँ पर स्नान कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारी व्यवस्था कर दी, पूरे विश्व में डंका पीटा जा रहा है, लेकिन जो मूल आवश्यकता थी लोगों को स्नान के लिए शुद्ध गंगा यमुना की धारा का जल, वो व्यवस्था तो नहीं हो पाई। बस ऊपर ऊपर से दिखावे किए जाते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बहुत से लोगों को अभी भी लगता है कि नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने साबरमती रिवर को साफ कर दी। ये साबरमती रिवर फ्रंट की इमेजेस दिखाई जाती हैं, ये देखो कितना साफ सुथरा है, ये देखो कुछ किलोमीटर तक कंक्रीट लगाकर सजावट कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि नदी साफ हो गई है। 2023 का ये न्यूज आर्टिकल देख लो। साबरमती नदी आज के दिन तक देश की सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है। इसमें BOD लेवल 345 मिलीग्राम पर लीटर तक देखा गया है। नदियां साफ करनी है तो फैक्ट्रियों से आने वाले पोल्यूशन को रोकना होता है, लेकिन वो तो रोकना नहीं है क्योंकि कंपनियां चंदा देती हैं। GD अग्रवाल जो IIT कानपुर के प्रोफेसर रहे थे और जो बाद में संन्यास लेकर स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद बन गए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गंगा नदी के लिए लगा दी। ये उन्हीं के प्रयास की वजह से था कि गंगा को नेशनल रिवर का दर्जा मिला। 2018 में 86 इयर्स की एज पर उन्होंने गंगा को बचाने के लिए 111 दिन का अनशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार चिट्ठी लिखी कि प्लीज मेरी बात सुन लो, गंगा को हमें बचाना है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। खुद को मां गंगा के बेटे कहने वाले नरेंद्र मोदी के मुंह पर ताला लगा रहा और आखिर में जाकर 111 दिन के बाद जब उनकी मौत हो गई, तब जाकर वो ट्वीट करते हैं। इस तरीके से असली साधु संतों को ट्रीट किया जाता है इनके द्वारा। और फ्रॉड्स की बात करी जाए तो फ्रॉड को तो भाई आओ स्टेज पर गले मिलो उनसे। कभी आसाराम बापू जैसे बलात्कारियों से स्टेज पर मिलकर उनके साथ खड़े होते थे, तो आज धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगियों के साथ स्टेज पर खड़े होकर उन्हें अपना छोटा भाई कहते हैं। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी
जितने नमूनों के साथ फोटो खिंचवानी है खिंचवा लो, लेकिन असली साधुओं के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। धर्म के नाम पर नफरत फैलानी हो तो बुला लेना इन्हें, लाइन में सबसे आगे खड़े हुए मिलेंगे। कुछ 2-3 बॉलीवुड प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करना हो वो भी कर दिया जाएगा। लेकिन जहां पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, जहां पर गंगा मां का सवाल है, वहां पर आपकी आस्था के साथ धोखा किया जाएगा। बोलो गंगा माता की देश में सभी लोग जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाएं उतना ही देश के लिए बेहतर है। और अगर आपको गंगा में स्नान करना है तो ऋषिकेश में जाकर कीजिए। सिर्फ उसी पॉइंट तक गंगा का पानी नहाने लायक है, पीने लायक है। ये चीज आप सरकार की खुद की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हरिद्वार से लेकर कानपुर तक फिर भी ठीक ठाक हालत है, लेकिन कानपुर के बाद तो सही में पोल्यूशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच्चाई पहुंचे। नहीं तो ज्यादा साल इंतजार किया तो कुछ सालों बाद ये पोल्यूशन बोर्ड वालों का भी मुंह बंद करवा देंगे। अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला वीडियो भी जरूर देखना यहां क्लिक करके। कुछ और ऐसे हार्ड फैक्ट्स बताए हैं जो ये लोग नहीं चाहते आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।